बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। मैं रात गए ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक जो इत्तलात आई हैं वो नामुकम्मल हैं। ईरानी सदर रईसी, वो अभी इब्राहिम रईसी, वो अभी तक लापता हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वजह ये बनी कि वो अज़रबैजान से वापस ईरान की जानिब जा रहे थे और उनके साथ दीगर हेलीकॉप्टर भी परवाज़ कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो ये ट्रैवल कर रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं। उनमें से एक हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी सदर और कुछ और अहम लोग मौजूद थे, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी थे। तो वो जो हेलीकॉप्टर है वो मिसिंग हो गया और उसने कोई हार्ड लैंडिंग की है। उसको हार्ड लैंडिंग भी कहते हैं, रफ़ लैंडिंग भी कहते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग भी कहते हैं। मौसम की वजह से, विजिबिलिटी के प्रॉब्लम की वजह से उसको ऐसी लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ इत्तलात ये आ रही हैं। पहले तो हेलीकॉप्टर का पता नहीं चल रहा था, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी पैनिक था पूरे ईरान के अंदर और दुनिया भर में। और उसके बाद जो है वो कम से कम ये डिटेक्ट हो गया कि हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद है। हेलीकॉप्टर जो है वो ढूंढ लिया गया है, ये पता चल गया है और बहुत सारी टीमें रवाना कर दी गई हैं। 14 टीमें ईरान ने भेजी हैं। उसके अलावा तुर्की ने फौरी तौर पर एक टीम रवाना की है। कुछ और ममालिक भी इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए अपनी पेशकश कर चुके हैं और ईरानी सदर को बाहिफाजत ढूंढने का काम इस वक्त जारी है। देखिए, ईरानी सदर वो शख्सियत है, इस खत्ते की उन शख्सियात में से एक है जिनकी सिक्योरिटी के बड़े सीरियस कंसर्न्स और इश्यूज़ हैं। उनके कुछ मुल्कों के साथ मसाइल भी हैं, यानी जो मगरिब की ईरान के बारे में सोच है, अमेरिका की ईरान के बारे में सोच है, जो पाबंदियां हैं, फिर जिस तरह इसराइल के साथ उनका एक पंगा चल रहा है, कुछ मगरबी ममालिक के साथ उनके हालात ठीक नहीं रहते। तो ऐसी सूरत हाल में वो एक बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत है ईरानी सदर। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो दीगर हेलीकॉप्टर के साथ प्रवास कर रहा था। उन्हीं के हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया या उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और उसके बाद एक जो हौसला अफजा इतला आई अब तक मीडिया के मुताबिक वो ये है कि 2 मरतबा राब्ता ज़रूर हुआ है उन लोगों में से जो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तो ये एक हौसला अफजा बात है। खुदा न खास्ता अगर ये कोई खौफनाक और बड़ा हादसा होता तो राब्ता ना हो पाता उन लोगों से जो लोग ईरानी सदर के साथ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। लेकिन राब्ता हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ईरानी सदर को बाहिफाजत वापस तेहरान पहुंचाने का जो काम है या महफूज मकाम पर पहुंचाने का जो काम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ईरान के लिए और पूरे खित्ते के लिए। रीज़न ये है कि इस वक्त उनके साथ उस लेवल की सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी। इमरजेंसी लैंडिंग है और इमरजेंसी लैंडिंग में आप जहाँ पे भी हेलीकॉप्टर उतारते हैं उस जगह के हालात जो हैं वो जिस तरह के हैं उस तरह की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है। और फिर ईरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ईरानी सदर जो हैं उनका बाहिफाजत महफूज मकाम पर पहुंच जाना ये इस वक्त सबकी प्रायोरिटी है। 14 टीमें ईरान ने रवाना की है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ईरानी सदर का पता चल जाएगा। और अगर अभी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी भी तो मेरे ख्याल में जल्दी शेयर नहीं की जाएगी। शायद ईरानी हुकाम भी ये चाहेंगे कि ईरानी सदर अगर मिल भी गए हैं और वो मौजूद भी हैं तो उनकी हालत से मुताल्लिक और उनकी मूवमेंट से मुताल्लिक तब तक आगाह ना किया जाए जब तक कि वो खुद किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल ना कर दिए जाएं। और यही एक पॉलिसी हो सकती है उनकी फर्दर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए। पाकिस्तानियों के साथ साथ यानी पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से मेरी भी दुआ है और तमाम ममालिक के लोग दुआ कर रहे हैं, मुसलमान ममालिक के लोग ख़ास तौर पे, कि ईरानी सदर और उनके साथ मौजूद जो दीगर लोग हैं हेलीकॉप्टर में, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। हेलीकॉप्टर मिल गया है, अमले से 2 मरतबा राब्ता हुआ है, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दी गई। किसी भी वक्त ये कन्फर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हो उस वक्त तक कन्फर्मेशन आ जाए। अब आ जाए नाजरीन वो इशू जो पाकिस्तान को जिसने हिलाकर रख दिया पिछले 2 दिनों में, कि पाकिस्तानी तलबा के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अटैक हुआ किर्गिस्तान में। कुछ तालिब इल्म ज़ख्मी हुए, कुछ के दरवाजे पीटे गए। यानी ये अटैक हरासमेंट इसको कहा जा सकता है। यानी टॉर्चर जो किया गया वो 2 दर्जन तलबा हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजर्ड हुए हैं। कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ इससे कम भी हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, कुछ कम हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई हमारा तालिब इल्म शहीद नहीं हुआ। तालिबात को और तलबा को जो हरासा किया गया है ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। वो अपने मुल्क से दूर, बहुत दूर एक और मुल्क में है और वहाँ पे जो जत्थे हैं वो इकट्ठे होकर आते हैं, पुरतशद्दुद हुजूम आता है और वो उनके दरवाजे पीटता है और उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ख़वातीन को और जो वहाँ पे नौजवान मौजूद हैं उनको हरासा किया जाता है। तो ये आज खुद एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। कोई भी शख्स अपने बच्चे को उनकी जगह पे रख के देखे तो फिर दिल के हालात पता चलते हैं कि एक्चुअली वो लोग किस कर्ब से गुजरे हैं और उनके प्यारे पाकिस्तान में किस कर्ब से गुजरे हैं।
एक तरफ तो हुकूमत बार बार एक बात कहती है, यानी झूठ की भी कोई हद होती है कि जिन लोगों ने ये खबर दी या जिन लोगों ने इस मामले को उठाया उन लोगों को झूठा करार दे रही है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रही है और उनको टारगेट कर रही है हुकूमत की हुआ ही कुछ नहीं, आपने एवी बात का पतंगड़ बनाया हुआ है। एक तरफ तो ये वाला झूठ बोलते हैं और दूसरी तरफ एक और बात करते हैं। यानी वज़ीर इत्तलाआत ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए ही नहीं इस मसले की वजह से। यानी हद होती है, एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए ही नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम खुसूसी परवाज़ें भेजेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आने वाले तलबा को आपका वज़ीर दाखिला एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करता है। एक तरफ आप कह रहे हैं हुआ ही कुछ नहीं, दूसरी तरफ आप अनाउंस करते हैं कि आपका वज़ीर खारजा जाएगा और बाद में आप उससे भी मुकर जाते हैं। तो एक तरफ आप ये क्यों कह रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम तमाम इक़दाम उठाएंगे। एक्चुअली वहां पे जो हुआ है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पे ये इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि ये तो इनकी वजह से हुआ है। छुपाने की कोशिश किस धंधे को की जा रही है वो पिछले वीलॉग में मैंने आपको कुछ तफसीलात बताई है और ये तफसीलात आने वाले दिनों में अभी और खुलेंगी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है, शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए नहीं, ये इतना बड़ा झूठ है वज़ीर इत्तलाआत का, इतना बड़ा झूठ है कि इसको अभी मैं साबित कर देता हूं कि ये झूठा है। उसकी वजह यह है कि अगर शहबाज शरीफ 2 रातों से सोए नहीं तो पहली रात जब तुलबा को मार पड़ रही थी शहबाज शरीफ का सारी रात कोई पोस्ट दिखा दे, कोई एक्शन दिखा दे। 24 घंटे वज़ीर आज़म ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं ना, कोई उन्होंने एक्शन लिया हो, कोई उन्होंने नोटिस लिया हो, कोई उन्होंने पोस्ट की हो, किसी जगह पे उन्होंने अहकामात जारी किए हो, पहली रात शहबाज शरीफ साहब सोते ही रहे हैं। पब्लिक चीखती रही, चिल्लाती रही, लोग सोशल मीडिया पर रोला डालते रहे, डिमांड करते रहे कि वज़ीर आज़म को जगाओ। और वज़ीर आज़म अगर जाग रहे होते और इसके लिए फिक्रमंद होते तो रात गए कोई उम्मीद तो दिलाते पाकिस्तानियों को। तो सारी रात गुजरने के बाद सुबह गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें वज़ीर आज़म फर्स्ट हैंड इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि एक मरतबा फिर खुशामद के अंदर वज़ीर इत्तलाआत ने झूठ बोला है। यह इत्तलाआत की वैसे नौकरी बड़ी मुश्किल होती है, यहां पे खुशामद ही करनी पड़ती है, झूठ ही बोलना पड़ता है ज़्यादातर। 2 जो है वो चीज़ें की गई हैं वहाँ गवर्नमेंट की जानिब से। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, बच्चे बेशक वापस चले जाएं, हालात ख़राब है तो वो ये कह रहे हैं ना कि बच्चे वापस चले जाएं। उसके बाद जो मकामी कम्युनिटी है वो गुडविल जेस्टर के तौर पे अब चीज़ें, मिठाइयाँ, बिस्किट, खाना पीना लेकर आ रहे हैं तलबा के लिए कि आप यहाँ पे रहें, ईजी हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरह के जेस्टर देने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि किर्गिस्तान को भी आइडिया हो गया है कि ये तलबा अगर यहाँ से जाएंगे तो इकॉनमी के अंदर से एक बड़ा शेयर निकलेगा। ये बहुत पैसा इकट्ठा होता है इन तलबा की वजह से, 70,000 के करीब तालिब इल्म है। तो वो पैसा, अब वो ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि वो पैसा उनके हाथ से निकल जाए, तो अब वो अच्छा जेस्टर दे रहे हैं जो एक अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात भी ऑनलाइन होंगे, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से ज़्यादा दिलेरी दिखाई है क्योंकि जो बच्चे अभी पहुँचे हैं ना वो कह रहे हैं कि हम टिकट लेके आए हैं, हमारे साथ अगर थोड़ा बहुत कॉपरेशन किया है तो हमारी उस यूनिवर्सिटी ने या उस तालीमी इदारे ने किया है जिसमें हम तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत टिकट में हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया है या कोऑपरेट किया है, या जो बच्चा नहीं खरीद सकता उसको कोऑपरेशन दी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो ये कह रहे हैं अभी तक हमें कोई फ्री फ्लाइट नहीं दी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस किया बाकायदा वीडियो बना के, उन्होंने कहा जी बड़ी तशवीश है और अब हम शुरू करने लगे हैं फ़िज़ाई ऑपरेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक जहाज़ उनका जो है वो आ जाएगा, एक कल आएगा और इस तरह वो कह रहे हैं हम परवाज़ें लेकर आएंगे आज़रबाईजान से लेकर पाकिस्तान की तरफ, और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पहले आइए पहले पाइए। जो बच्चा अप्लाई करेगा उसको सबसे पहले हम जहाज़ में भर के पाकिस्तान पहुंचाएंगे ताकि उसके माँ बाप की आंखों को ठंडक मिले। तो ये अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा एहसन इकदाम है। नाज़रीन, पाकिस्तान में धांधली जो है उसका रोना रोते रोते इंडिया तक पहुंच गया है। केजरीवाल जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। इस आदमी ने बड़ा ज़बरदस्त लीडर है, बड़ा एमर्जिंग किस्म का लीडर है और इसने इंडिया में जो किया सारा इंडिया इसकी तारीफ़ करता है, इवन पाकिस्तान में लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इसको भी गिरफ्तार किया गया था कुछ अर्सा पहले। उसने पाकिस्तान की मिसाल दी है और वो भी जानता है, पड़ोसी भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हुआ गया। उसने कहा इमरान खान को पहले पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, मुकदमे बनाए गए, फिर भी वो इलेक्शन जीत गए। यानी वो भी गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीता है। अब ये जो एक रिपोर्ट आई थी ना पतन की, इसने तो सारा का सारा इलेक्शन का पोल खोल कर रख दिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में इन्होंने जैसा ऑडिट किया है और यही 3 हलके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुलने जा रहे हैं। वहां पे जो ट्रिब्यूनल जज है उनका नाम है तारिक महमूद जहांगीरी। उन्होंने पिछली पेशी के ऊपर हुक्म दिया था तीनों जीतने वाले उम्मीदवारों को, या जिनका जीत का नोटिफिकेशन जारी किया, एक्चुअली तो वो हार गए थे तीनों, और वो हारे भी तकरीबन बहुत लंबी लंबी लीड से, 50-50, 60-60 हज़ार से
वो हारे इलेक्शन। और उनको हुक्म दिया था कि 20 तारीख को अपने अपने फॉर्म 46 और फॉर्म 45 आपने लेकर आने हैं। अब जब फॉर्म 45 वो जमा करवाएंगे ना, तो उसके बाद जब चेक किया जाएगा कि ये वाला फॉर्म 45 कैसा है और ये वाला फॉर्म 45 कैसा है, क्योंकि दूसरी जानिब से फॉर्म 45 जमा करवाएं। 2 हल्कों में तो इलेक्शन लड़ा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, वो भी जमा करवाएंगे। जमात इस्लामी वो भी जमा करवाएगी, पीपल्स पार्टी भी जमा करवाएगी। पीपल्स पार्टी तो वैसे PMLN के साथ खड़ी होगी, लेकिन PTI वाले भी जमा करवाएंगे। तो सारे उम्मीदवार अपने अपने कौमी असम्बली के फॉर्म 45 जब जमा करवाएंगे और उनको जब कंपेयर किया जाएगा PMLN के उम्मीदवारों के पास जो फॉर्म 45 है उनके साथ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सीटें टिकनी नहीं है PMLN के पास। मियां साहब बहुत ज्यादा मुश्किल में आने वाले हैं। नवाज शरीफ के लिए ज्यादा बेहतर यह है कि इससे पहले कि उनकी हुकूमत मेजॉरिटी खोने के बाद गिर जाए और उनको मुंह की खानी पड़े, फिर नया इलेक्शन में जाना पड़े, वो अपनी हुकूमत को खुद गिरा दें। अक्लमंदी इसी में, और दोबारा पाकिस्तान को इलेक्शन में ले जाएं, शायद उनकी मुस्तकबिल में सियासत बच जाए। लेकिन अगर वो बाज ना आए और इसी तरह वो एक मोरे के तौर पे काम करते रहे, तो मियां नवाज शरीफ साहब याद रखें कि सियासत उनकी नहीं, उनकी आने वाली नस्लों की भी खत्म हो जाएगी। 4 चैलेंज मियां नवाज शरीफ साहब को मिल गए जब से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इतना बुरा वक्त चल रहा है नवाज शरीफ का। डील करने के बाद ना, बंदा जब से डीलर बनता है ना, तो डीलर बनने के बाद बंदे के बुरे ही हालात चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में मैंने एक चीज नोट की है, तकरीबन 50-60 साल पाकिस्तान में ऐसे गुजरे कि जो भी डीलर बनता था उसकी मौजें होती थी, उससे कोई पूछता ही नहीं था कोई बात। लेकिन अब सोशल मीडिया का एक ऐसा फिनोमिना है और पाकिस्तान की यूथ को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जो बंदा भी डीलर बनता है ना, उसका जीना हराम हो जाता है इस मुल्क में। 4 चैलेंजेस आ गए। मियां साहब ने एक इल्जाम लगाया साकिब निसार साहब पे। उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूं, निकालो ऑडियो लेकर आओ, मैं बताता हूं आपको। साकिब निसार ने चैलेंज कर दिया कि नवाज शरीफ साहब लेकर आए ऑडियो। कहां पे मैंने कहा है कि इमरान खान को जो है वो जितवाना है, लेकर आना है, और नवाज शरीफ को और मरियम को अंदर रखना है? लेकर आओ ऑडियो, अब साबित करो, लाओ और साबित करो। तो नवाज शरीफ साहब वहां चुप करके बैठ गए, मुंह पे उंगली रख के। दूसरा उनको चैलेंज किया इरफान सिद्दीकी साहब ने। नवाज शरीफ ने कहा मुझे तो इमरान खान ने कहा था कि बनीगाला की सड़क बनाओ। इरफान सिद्दीकी ने कहा इमरान खान ने नहीं कहा था, इमरान खान ने बिल्कुल नहीं कहा था। बल्कि जब नवाज शरीफ वहां से वापस आ रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि सड़क टूटी हुई है, इसको बनवा देते हैं। दूसरा झूठ। तीसरा चैलेंज किया जी मदर अब्बास साहब ने। उन्होंने कहा मियां साहब आप खुद नहीं गए थे इमरान खान को मिलने बनीगाला, आपको उस वक्त के आर्मी चीफ ने भेजा था, आप उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए थे, तो पूरा सच बोले, ये भी बताएं आप। और अब तारुल कादरी साहब भी फाइनली सामने आ गए। तारुल कादरी साहब ने भी चैलेंज कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तारुल कादरी साहब लंदन में थे, वहां पे उस वक्त के ISI के चीफ गए और इन लोगों ने कोई खिचड़ी पकाई और लंदन प्लान बना। उन्होंने कहा जी साबित करें अब आप। तारुल कादरी साहब भी पीछे पड़ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मरियम नवाज जो कानून बना रही है ना, ये जो टिकटॉकरे जो वहां पे कानून तैयार कर रही है मरियम नवाज की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर, जिसको डेफेमेशन का लॉ कहते हैं, कि जनाब फटाफट फैसला हो जाएगा, फटाफट केस लगेगा और 3 पेशियों के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर जुर्माना देना पड़ेगा। नवाज शरीफ को बहुत जुर्माना देना पड़ेगा जितना झूठ वो बोलते हैं। एक उनको जुर्माना देना पड़ेगा साकिब निसार को ऑडियो वाले मामले पे, एक उनको जुर्माना देना पड़ेगा इरफान सिद्दीकी को, एक उनको तारुल कादरी को भी जुर्माना देना पड़ेगा कि तारुल कादरी के खिलाफ अब वो साबित करें कि लंदन प्लान हुआ था और किस तरह हुआ था। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो अपने ही किए में बार बार फंस जाते हैं। एक और चीज़ है, किसानों का जो लगातार नुकसान है उससे ये हुकूमत बाज नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो गंदम खरीद रही थी उसका भी रास्ता बंद कर दिया। यानी पहले पंजाब के किसानों को मारा ऐसे कि बाहर से गंदम इंपोर्ट कर दी कि जी किसानों से हमने नहीं लेनी। किसानों को एक रेट दिया, कहा जी हम आपसे खरीदेंगे, किसान रख के बैठ गए, कहते अब नहीं लेंगे। अच्छा किसान ने तो बेचनी है बेचारे ने गंदम, वो जब मार्केट में बेचने जाता है, मार्केट में जो आड़ती है उसको पता है कि ये फंसा हुआ है, वो उसको 3900 रुपया देता नहीं है, उसको 3000 रुपये में लेता है एवरेज। तो उसका बेचारे का लगातार किसान का नुकसान हो रहा था। इतने में उनको उम्मीद की किरण ये मिली कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि हम 3900 में पंजाब के किसान से गंदम खरीद लेते हैं। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने वहां पे भी एक बॉर्डर बना दिया और गाड़ियां रोक दी। बकौल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के उनको खरीदारी से रोका जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। यानी किसान का कोई फायदा नहीं होने देना, जितना फायदा करना है वो मिडलमैन का, आड़ती का और ताजर का करना है, क्योंकि ताजरों की हुकूमत होती है, नॉर्मली PMLN की हुकूमत होती है। ये चाहते हैं कि जो कमीशन एजेंट है वो पैसा कमाए, किसान जो है वो भाड़ में जाए, किसान जो है वो बर्बाद हो जाए बेशक। और उसी पॉलिसी के ऊपर इनके बड़े चलते थे, उसी पॉलिसी के ऊपर मरियम नवाज की गवर्नमेंट चल रही है। नाज़रीन, पहले इमरान खान की तस्वीरें आई थी तो बड़ी थरथली मच गई थी, पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ गया था, इंक्वायरियां शुरू हो गई थी। अब एक क्लिप भी जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रहा है, छोटा सा, बिल्कुल चंद सेकंड का, और वो भी वायरल हो रहा है। पता नहीं किसी ने उसको बना लिया है
या वो उस वक्त जेनवन बना था, लेकिन जो भी है एक मज़ेदार डेवलपमेंट है और उसके बाद सारा निज़ाम जो है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। यानी जिस आदमी की एक तस्वीर दिखाने से डरते हैं, देखिए मियाँ साहब को अब ये बात समझनी पड़ेगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है कि मियाँ साहब आप गौर कीजिए, आपने डील की, लोग आपका वैसे ही चेहरा नहीं देखना चाहते। यानी आप जहाँ पे आते हैं टीवी के ऊपर, आप वहाँ व्यूअरशिप देख लें, लोग देखते ही नहीं। आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ करते हैं, लोग आपको देखते ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं करते। और दूसरी तरफ आपका एक मुखालिफ आदमी है, सियासत में भी आपसे बहुत जूनियर है, बहुत बाद में सियासत में आया है, लेकिन आप देखें ना कि उसकी एक तस्वीर आती है और कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वायरल हो जाती है, कैसे लोग उसके लिए दीवाने हो जाते हैं। ये फ़र्क होता है मियाँ साहब एक लीडर में और एक डीलर में। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।